हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे सीएचओ स्पेशल क्लास, और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू सेशन सीएचओ का। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो शुरू करें क्लास। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि सर ये जो एमसीक्यू है ये कितने इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए, मैंने जो एमसीक्यू पुटअप किए हो रिसेंटली जितने भी सीएचओ के जो एग्जाम हुए हैं उनका जो पैटर्न देख के उसके बेस पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे पुटअप किए हैं, जो मैं आपको आज सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी एक यूनिट के अंदर कितना ब्लड होता है। देखिए, जनरली अस्पताल में हम लोगों ने सुना है इस पेशेंट को एक यूनिट ब्लड चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनता है कि एक यूनिट ब्लड कितना, 1 लीटर है, आधा लीटर है, पाव है, कुछ तो होगा भाई, उसकी मात्रा तो होती होगी। ऐसा तो है ना कि एक पेशेंट को तो एक यूनिट के अंदर 500 ml दिए जा रहे हैं, एक पेशेंट है उसको कहेंगे नहीं भाई तेरे अंदर ब्लड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो हम तुझे 1 यूनिट के अंदर सिर्फ 200 ml डालेंगे। एक फिक्स क्राइटेरिया तो होगा ना। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 300 ml, यानी 300 ml क्या होगा, ब्लड होगा। और उसके साथ 50 ml होंगे, वो होंगे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, ब्लड का थक्का बनने से रोकते हैं। यानी जो ब्लड होगा वो जम जाएगा, उसका क्लोटिंग हो जाएगी, तो उस क्लोटिंग को रोकने के लिए इसके अंदर 50 ml जो है एंटीकोगुलेंट वो मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड की मात्रा कितनी होगी, 300 ml, और 50 ml क्या हो गए इसके अंदर एंटीकोगुलेंट से वो हो गए। नेक्स्ट हम बात करें कि सर ये ब्लड है इसको स्टोर भी तो करते हैं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल करते हैं। तो आप पूछो कि सर कितने दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा, स्टोर करने का जो आंसर होगा वो होगा 35 to 42 डेज, यानी 35 दिन से लेकर 42 दिन तक जो है ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, सर कितने टेम्परेचर पे भाई स्टोर कर रहे हैं, तो कुछ टेम्परेचर तो होगा या रूम टेम्परेचर पे रख दें। तो टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो इसका टेम्परेचर होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू लेके 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये टेम्परेचर होना चाहिए ब्लड को स्टोर करने के लिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होना चाहिए, और 35 से 42 दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन मनीष सर आप तो एक आंसर बताओ 35 से 42 दिन के अंदर, तो मेरा आंसर होगा 35 दिन। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड को स्टोरिंग ज़्यादा दिन तक किए जाएंगे तब तक वो जो आरबीसी है वो अपनी कैपेसिटी खो चुकी होती है। तो अगर एक्यूरेटली हमसे पूछा जाए तो हम 35 डे है जो आंसर देंगे, और वैसे हम बताए तो 35 से 42 दिन इसको स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर बताइए सर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और देखिए इसके अंदर तो 1 यूनिट ब्लड होता है ना, 1 यूनिट ब्लड उसको जो है ट्रांसफ्यूज करने का एक फिक्स टाइम होता है कि 4 घंटे के अंदर, यानी 4 आवर्स, विथ इन 4 आवर्स। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट ब्लड को कितने घंटों के अंदर आप चढ़ा दोगे, या जो पेशेंट है उसको ट्रांसफ्यूजन कितने टाइम में कर दोगे 1 यूनिट ब्लड को। तो आपका आंसर होता है सर विथ इन 4 आवर्स। आपका क्वेश्चन बनेगा सर विथ इन 4 आवर्स, इससे ज़्यादा क्यों नहीं। देखिए, इससे ज़्यादा होगा तो पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए मैक्सिमम 4 घंटे होने चाहिए, जब वो लेबोरेटरी से उसको पेशेंट तक पहुंचाया जाए। देन आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सर इसको चढ़ाने के लिए स्पेशल गोज की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए स्पेशल कैनुला की जरूरत पड़ेगी। उस कैनुला की साइज होगी वो होगी 18 गोज, 18 गोज। एक क्वेश्चन ये बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि जो ब्लड आप पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कितने गोज का कैनुला यूज किया जा रहा है। तो आपको आंसर देना है कि 18 गोज का कैनुला है उसका यूज किया जा रहा है, ताकि आरबीसी प्रॉपर है जो पेशेंट के जो वेन है उसके अंदर आराम से पहुंच सके। ठीक है, देन एक क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से कि कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, तो
उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करोगे, यानी नियोनेट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करोगे। तो नियोनेट के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा वो कहाँ से होगा, अम्बिलिकस से। अम्बिलिकस से होगा, जहाँ से प्लेसेंटा है वो जुड़ी हुई थी, वहाँ से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, कौन से, किसमें, नियोनेट के अंदर। ठीक है। और स्पेशली नियोनेट में ही देखा जाता है कि जो नियोनेट होते हैं उनके अंदर जॉन्डिस की शिकायत काफ़ी देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है। ये कुछ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो आप लोगों को याद में रखना है। पहला मैंने बताया 300 ml तो ब्लड होता है। देन मैं बात करूं तो स्टोरेज 35 डेज टू 42 डेज। देन टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होना चाहिए। 1 यूनिट है वो 4 घंटे के अंदर ब्लड है उसका ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। कैनुला होगा जो 18 गोज का यूज किया जाएगा, और नियोनेट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे जो है वो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है हाइपोकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया कुछ होता है क्या। तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा उससे आपको एक तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया, और एक हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब तो होगा कैल्शियम की कमी, और हाइपोकैलीमिया का मतलब होगा पोटेशियम की क्या होगी, मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है। ये देखने को मिलता है इसके अंदर जिस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्यों देखने को मिलेगा, तो जो एंटीकोगुलेंट है ये क्या करते हैं, ये सिट्रिक एसिड टाइप के होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम के साथ बाइंड होके एक्सपेल आउट हो जाते हैं। तो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं कौन, अ, ये जो एंटीकोगुलेंट है, और वो कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। और जितना ब्लड है वो ओल्ड होगा है, जितना ब्लड का स्टोरेज ज़्यादा होगा तो उसमें जो पोटेशियम होगा सेलुलर फ्लूइड वाला वो निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, और वो क्या कर देगा वहाँ पे हाइपरकैलीमिया। एक हाइपोकैल्सीमिया बोल रहा हूँ, एक हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया मतलब पोटेशियम ज़्यादा होना, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ इनटू इंडिया, यानी इंडिया के अंदर पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है। एपीएच, पीपीएच, हिमोरेज या हाइपरटेंशन। ठीक है। तो देखिए, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ होने का जो कारण है वो है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमोरेज। पोस्टपार्टम हेमोरेज। पोस्टपार्टम हेमोरेज मतलब जानते हो कि आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फिटस, यानी फिटस के एक्सपेल आउट होने के बाद में वेजाना से जो ब्लीडिंग होती है वो अगर 500 ml से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 500 ml, इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी में, नॉर्मल या वेजाइनल डिलीवरी में, और 1000 ml से ज़्यादा अगर LSPS है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए या ब्लड का लॉस हो जाए 500 ml से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी में और 1000 ml से ज़्यादा LSCS में, तो उस कंडीशन को बोलेंगे पोस्टपार्टम हेमोरेज। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बन गया कि पोस्टपार्टम हेमोरेज की डेफिनेशन बताइए, तो आपको आंसर होना चाहिए कि देखिए ऐसा है कि जो माताजी है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे के जन्म देने के बाद में अगर वेजाइना के थ्रू 500 ml से ज़्यादा ब्लड है वो एक्सपेल आउट हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे पीपीएच। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमोरेज। और ये पोस्टमार्टम हेमोरेज से होगा क्या, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा मदर को, और मदर की डेथ हो जाती है। और इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो मैटरनल डेथ है पोस्टपार्टम के बाद में, उसका कोज जो होता है वो होता है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमोरेज, यानी ब्लीडिंग लॉस होना। उसका कारण क्या है, एक तो ये देखा गया है कि जो इंडियन डाइट होती है उसके अकॉर्डिंग मदर है वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकती आयरन डाइट को। क्या होता है, आयरन की कमी रहती है माता जी में, तो ऑलरेडी आयरन की कमी है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी है,
यानी जो माता जी है उसको आयरन की कमी थी, यानी वो आयरन की प्रॉपर डाइट ले नहीं पाई, इसकी वजह से जो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो गई। तो ऑलरेडी मदर है वो एनीमिक थी या एनीमिक रहती है, और ऊपर से अगर उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसके अंदर और सीवियर एनीमिया क्रिएट हो गया। ठीक है, और एनीमिया क्रिएट हुआ, साथ में उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना, मतलब उसका वॉल्यूम है वो कम हो गया माता जी के फ्लूइड का, तो उसको हो जाएगा हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक। और हाइपोवोलेमिक शॉक होने की वजह से जो माता जी की वो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो माता जी है उसके अंदर जो मैटरनल डेथ का मोस्ट कॉमन रीजन है आफ्टर बर्थ, बच्चे को जन्म देने के बाद में, तो उसका आपको आंसर देना है, वो देना है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमोरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, पीपीएच से। तो देखिए, एच बी लेवल नियोनेट की, यहाँ पे क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि यहाँ पे जो नियोनेट है उसका जो एच बी लेवल वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो नियोनेट होता है, एक तो मैं बात करता हूँ नियोनेट की, एक एडल्ट, दोनों की बात करता हूँ। तो जो नियोनेट होता है उसका एच बी लेवल कितना होता है? तो जो नियोनेट होता है उसका एच बी लेवल होगा, वो होगा 18 ग्राम पर डीएल। कितना होगा? 18 ग्राम पर डीएल। इसलिए तो जो बच्चा जन्म लेता है तो वो एकदम रेडिश कलर का होता है। ठीक है, 18 ग्राम पर डीएल। और एडल्ट का कितना होगा? एडल्ट का होगा 14 to 16 ग्राम पर डीएल, एडल्ट का होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि एनीमिया किसे बोलेंगे? किसी के अंदर एनीमिया किसको बोलेंगे? तो एनीमिया किसको बोलेंगे? एडल्ट के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल से कम हो गया किसी भी प्रेग्नेंट मदर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनीमिया बोलेंगे। यानी जो माताजी है जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है उसके अंदर कम से कम 11 ग्राम तो जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हुए। नियोनेट के अंदर 18 ग्राम पर डीएल, एडल्ट के अंदर 14 to 16 ग्राम पर डीएल। एनीमिया किसको बोलेंगे? 11 ग्राम पर डीएल से। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीएचओ के एग्जाम में ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आशा स्टैंड फॉर। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? आशा किसके लिए है जो स्टैंड करती है? तो एक तो इसमें आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट, एक्रेडिट सोशल होम एजेंट, एसोसिएट सोशल सोसाइटी हेल्थ एजेंट, या एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये आशा क्या होती है? आशा एक उप स्वास्थ्य केंद्र पे एनएम के साथ में काम करने वाली एक महिला होती है जो लोकल उस गांव की होती है। तो ठीक है, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट सॉरी। ये क्या होती है? आशा की फुल फॉर्म होती है। अब आपको बात करें सर ये आशा है, इसका कुछ क्राइटेरिया भी तो होगा, तो इसका क्राइटेरिया सुन लीजिए। 1000 पॉपुलेशन पे अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 1000 है तो उसके अंदर एक आशा होती है। यानी 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा है वो लगाई जाती है एनएचएम के थ्रू। कितनी पॉपुलेशन पे आशा होती है? 1000 पे। दूसरी बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी तो कुछ होनी चाहिए आशा की। आशा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 10th पास। देन बात करें और कोई क्वालिफिकेशन, हाँ वो लोकल होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए, उस गांव की लोकल महिला होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, और 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा है उसको लगाया जाता है। तो देखिए किसी सब सेंटर की पॉपुलेशन 3000 है तो वहाँ पे 3 आशाएं लगाई जाएगी। ठीक है, एक एनएम और 3 आशा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक रेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी। एक हो गया 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, और वहाँ की लोकल है उस महिला को जो आशा बनाया जा सकता है। देन बात करें द एवरेज ब्लड लॉस इन ए नॉर्मल मेन्स्ट्रुअल साइकिल। एक महिला होती है जिसके अंदर एमसी साइकिल आता है, उसके अंदर नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है? तो देखिए,
आपके सामने ऑप्शन है 50 से 100 ml, 250 से 300 ml, 100 से 150 ml और 150 से 200 ml। ठीक है, तो जो इसका एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा 50 to 100 ml, यानी 50 से 100 ml। तो आप क्वेश्चन मिलेगा सर एवरेज बता दो आप, तो हमें एवरेज कितना होगा। एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज माना जाता है 60 ml, यानी 60 ml है, उसको एवरेज माना जाता है एक नॉर्मल मेनिस्ट्रल साइकिल के अंदर ब्लड लॉस। अब देखिए मेनिस्ट्रल साइकिल कितने दिन होती है, एवरेज टाइम पूछा जाए आपसे, ड्यूरेशन कितनी होती है मेनिस्ट्रल साइकिल की एवरेज, तो एवरेज ड्यूरेशन टाइमिंग होती है मेनिस्ट्रल साइकिल की होती है 3 to 5 डेज, यानी 3 से 5 दिन जो एवरेज टाइम होता है एक किसी महिला को जो माहवारी आती है हर 28 दिन से, उसका टाइम होता है 3 से 5 दिन। और इस 3 से 5 दिन के अंदर वो महिला जो पैड चेंज करती है उनकी संख्या मानी जाती है 7 to 8। 8 जो पैड्स होती है जो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो यूज की जाती है उनकी संख्या मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है एक पैड है वो 8 से 10 ml ब्लड को एब्जॉर्ब करती है, 8 to 10 ml ब्लड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो एक फीमेल है वो टोटल जो है टोटल ब्लड लॉस अगर देखा जाए एवरेज तो 60 ml होता है, और अगर आपसे पूछा जाए 50 to 100 ml। ठीक है, यानी 60 ml तो एवरेज देखा जा सकता है, उसके अंदर 40 ml भी ब्लड लॉस हो सकता है, 50 ml भी हो सकता है, 80 ml भी हो सकता है, 90 ml भी हो सकता है, लेकिन 100 ml से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक चलता है, 3 से 5 दिन तक चलता है। एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है 60 ml। और आपसे अगर ऐसे ऑप्शन देखा जाए तो आपको ध्यान में रखना है 40 ml से लेके 100 ml के बीच में जितना भी ब्लड लॉस का ऑप्शन होगा वो एक्यूरेट माना जाएगा। 100 ml से कम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 ml से कम नहीं होना चाहिए, उसको मानते हैं एक हेल्थी मदर। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को हर 28 दिन से आना चाहिए। कितने दिन से, हर 28 दिन से। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन गए। एवरेज ब्लड लॉस 60 ml, ड्यूरेशन 3 से 5 दिन, एवरेज पेड पूछी जाए तो 7 to 8 पेड है माता जी वो चेंज करती है, और एक पेड जो 8 से 10 ml जो ब्लड उसको एब्जॉर्व करती है, और एवरेज 60 ml उसके अंदर ब्लड लॉस होता है। 28 डेज से जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिवाइज होता है। ठीक है, यह यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पीएससी एस्टैब्लिश पॉपुलेशन, पीएससी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी एक पीएससी होती है वो कितनी पॉपुलेशन पे बनाई जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, तो देखिए मैं 1 by 1 करके तीनों के बारे में बता देता हूँ, पीएससी, सीएचसी और सब सेंटर। तो देखिएगा पीएससी का एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा 20,000 से लेके 30,000 पॉपुलेशन। आप होगी सर यहाँ दो कैसे होगी, 20,000 भी और 30,000 भी। तो देखिए जो 20,000 है ये हिली एरिया में है जहाँ पहाड़ी इलाका हो, और ये 30,000 है ये प्लेन एरिया में है। ठीक है, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे तो 20,000 पॉपुलेशन पीएससी एस्टेब्लिश की जा सकती है, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे 30,000 पॉपुलेशन जो पीएससी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। देन नीचे जो डाटा लिखा है 80,000 से 1,00,000, ये सीएचसी का डाटा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यानी एक सीएचसी कहाँ बनी जाएगी, अगर हिली एरिया है तो 80,000 पॉपुलेशन पे, और अगर प्लेन एरिया है तो 1,00,000 पॉपुलेशन पे सीएचसी बनाई जाती है। देन हम बात करें सब सेंटर की, उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो अगर हिली एरिया है तो 3,000 पॉपुलेशन पे जो है वो सब सेंटर बनाया जाएगा, और अगर प्लेन एरिया है तो 5,000 पॉपुलेशन पे जो है वो सब सेंटर है वो बनाया जाता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर होता है वो पीएससी वाला, पीएससी। देन मैं बात करूँ वो सीएचसी, यानी ये हो गई पीएचसी के बारे में, ये हो गया सीएचसी के बारे में, और ये हो गया सब सेंटर के बारे में। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। पीएससी की पॉपुलेशन कितनी होती है, सीएचसी की कितनी होती है, और सब सेंटर को कितनी पॉपुलेशन पे वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एलर्जिक अस्थमा, यानी एलर्जिक अस्थमा के अंदर कौन से एंटीबॉडी है वो जो इन्वॉल्व होती है, तो उसका आंसर होगा आईजीई। आईजी एंटीबॉडी होती है वो अस्थमा के अंदर इन्वॉल्व होती है।
नेक्स्ट यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी बॉडी की लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, तो आपको बताना है आईजीएम। आईजीएम जो 5% पाई जाती है, लेकिन साइज के अंदर ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। और अगर व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी एक्टिव होती है वो आईजीएम होती है। कौन सी होती है? आईजीएम। नेक्स्ट बात करें कि सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आईजीजी। आईजीजी जो पाई जाती है, आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है, 75% पाई जाती है। टोटल इम्यूनिटी की 75% आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। देन हम आईजीए की बात करें तो आईजीए एंटीबॉडी है, ये पाई जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। जो माता जी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी है वो पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्क एंड टेरी कलर स्टूल इज टर्म एज, यानी डार्क और टेरी कलर का जो स्टूल होगा उसको क्या बोलेंगे? मेलेना, एपिस्टेक्सिस, हिमोप्टाइसिस या हिमेटेमेसिस? तो देखिए, डार्क और टेरी कलर का स्टूल होगा उसको बोलेंगे मेलेना। तो सर एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है? एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग यानी नोज ब्लीडिंग होगी उसको एपिस्टेक्सिस बोलेंगे। और अगर कफ होगा, स्पुटम मिक्स्ड विथ ब्लड, अगर स्पुटम है उसके अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको हिमोप्टाइसिस बोलेंगे। और ब्लड इन वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग के अंदर ब्लड होगा तो इसको हिमेटेमेसिस बोलेंगे। देखिए लास्ट में इमेसिस लगा हुआ है, इमेसिस का मतलब क्या होता है? यानी वोमिटिंग। ठीक है, तो अगर वोमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है तो हिमेटेमेसिस होगा, स्पुटम में ब्लड आ रहा है तो हिमोप्टाइसिस होगा, और जो नोज ब्लीडिंग होती है उसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, और डार्क और टेरी कलर का स्टूल उसको मिलेना बोलते हैं। जो मोस्टली देखा जाता है पेप्टिक अल्सर हुआ या लोअर जीआईटी के अंदर कोई अल्सर होता है तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि जो ब्लड होता है वो डार्क और टेरी कलर का हो जाता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि किसी को अगर एपिगेस्ट्रिक अल्सर है तो उसके अंदर जो मिलेना देखने को मिलेगा, किसमें? एपिगैस्ट्रिक में। एपिगैस्ट्रिक के अंदर डार्क और टेरी कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो ब्लड होगा वो स्टोमा में जाएगा, और स्टोमा में क्या होता है? स्टोमा में होता है HCl। तो HCl उसके साथ रिएक्शन करेगा ब्लड के साथ, और ब्लड क्या होता है? आयरन, और आयरन की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, इसकी वजह से जो ब्लड है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्लड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो एक्सपेल आउट होगा स्टूल के साथ, तो स्टूल को कलर कर देगा कैसा? डार्क और टेरी कलर, डार्क कलर स्टूल। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो पेशेंट है, किसी को अगर एपिगैस्ट्रिक अगर कोई अल्सर है या कहीं भी जीआईटी के अंदर, अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी में कहीं पे भी जो है वो अल्सर है, तो उसके स्टूल का कलर कैसा होगा? तो आपको बताना है डार्क और टेरी कलर का स्टूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर टी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग, यानी कॉपर टी कहाँ कहाँ है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो देखिए कॉपर टी क्या होती है? आईयूसीडी होती है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या है ये? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और ये कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या हार्ट डिजीज है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, या पीआईडी है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी माता जी को प्रेगनेंसी है तो भी हम लोग जो है आईसीडी इंसर्ट नहीं करते, हार्ट डिजीज होगी तो भी नहीं करते, और पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन सब कंडीशन के अंदर जो है वो कॉपर टी का यूज नहीं करते। और मोस्टली कौन कौन सी कॉपर टी यूज होती है अपने? एक तो होती है कॉपर टी 380A, और एक मल्टी लोड 375। ये दो कॉपर टी मोस्टली यूज होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपर टी और मल्टी लोड
इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर टी कितने साल के लिए है, तो ये 10 ईयर के लिए है, और जो मल्टी लोड है ये 5 ईयर के लिए है। ये ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा कॉपर टी 380 कितने साल तक जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती है, तो 10 साल तक, और मल्टी लोड 5 साल तक। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन में जो कॉपर टी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आपको बताना है कि देखिए सर, प्रेगनेंसी है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हार्ट डिजीज है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी ऑल दीज कंडीशन के अंदर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कॉपर टी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन का, हुआ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, यूरिया, आयोडीन। तो देखिए प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा यूरिया। क्या होगा? यूरिया। यूरिया लास्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का। और आपसे पूछे कि एक ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देती है, तो आपको बताना 4 किलो कैलोरी देती है। यानी 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देती है। और प्रोटीन का लास्ट मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है? यूरिया। क्या होता है? यूरिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचओ की एग्जाम के लिए स्टार बना के रखिएगा। प्रोटीन का एंड मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है? तो वो होता है यूरिया। ठीक है, आज हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।